भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड परिमंडल देहरादून में 724 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा 18 से 40 रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं रखी गई है और 2 महीने का कंप्यूटर ज्ञान रखा गया है। साथियों, मैं कौशल बहुगुणा आप सभी का स्वागत करता हूं बहुगुणा क्लासेस में। आइए जानते हैं इस विज्ञप्ति को विस्तार से। तो आज 8 जून 2020 को यह विज्ञप्ति जारी की गई है। हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया। यह विज्ञप्ति अभी सिर्फ अमर उजाला में प्रकाशित की गई है। तो 724 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई है। यह पद हैं ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत। आयु सीमा 18 से 40 मांगी गई है और जो सेंट्रल का आरक्षण होता है वह आयु सीमा में लागू होगा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं मांगी गई है। कंप्यूटर का ज्ञान मांगा गया है 2 महीने का, मतलब 60 दिन का। आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी में। बाकी फीमेल कैटेगरी में, चाहे वो जनरल है चाहे आरक्षित है, और आरक्षित श्रेणी के मेल और फीमेल दोनों प्लस पीडब्ल्यूडी में कोई शुल्क नहीं रखा गया है। और आगे की जानकारी हम इस वेबसाइट से ले सकते हैं। तो साथियों, जब हमने ये वेबसाइट ओपन की तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक है। नोटिफिकेशन में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, सिर्फ यही 2 नोटिफिकेशन अभी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अभी इस वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा, तब यहाँ पे उत्तराखंड का जो नोटिफिकेशन है वो क्लियरली मेंशन होगा। फिलहाल हम एनालिसिस करते हैं उत्तर प्रदेश का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या कुछ था। तो नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक उत्तर प्रदेश सर्कल। हम उत्तर प्रदेश का एनालिसिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर होगा या ना होगा, कई सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी मिलनी है, क्या एज रखी गई है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कई सारे आइडियाज़ होंगे। जो उत्तर प्रदेश में पैटर्न फॉलो होगा वही उत्तराखंड में होगा क्योंकि ये सेंट्रल की पोस्ट है। चलिए, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में देखें तो पहली पोस्ट जो आएगी ग्रामीण डाक सेवक के अंतर्गत वो होगी ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम, जो कि एक खुद में एक रेप्यूटेड पोस्ट है। एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है क्योंकि जो हम गांव के इलाके देखते हैं उनमें छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस हैं, तो वहां पे एक ही पोस्ट मास्टर होता है, एक ही ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है जिसके अंडर में सब कुछ लेखा जोखा होता है। इसका कार्य पढ़ लेते हैं। द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पोस्टल फैसिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अपकीप ऑफ हैंडहेल्ड डिवाइसेस, इंश्योरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस एंड मार्केटिंग ऑफ पोस्टल्स। इस तरह से मतलब एक किस्म से देखा जाए तो उसके पास पूरी ब्रांच का काम होगा, क्योंकि ये काम जो है वो मेन छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाना है। वहां पे एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर एक पोस्ट ऑफिस होने वाला है। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड काम हो या मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, सारी चीजें उसी के पास रहेंगी। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम। थोड़ा सा अगर बड़ी ब्रांच है तो उसमें एक असिस्टेंट भी रखना होगा। उस असिस्टेंट का काम होगा ब्रांच पोस्ट मास्टर की हेल्प करना, क्योंकि बड़ी अगर ब्रांच होगी तो उसमें काम थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए। आगे डाक सेवक, थर्ड पोस्ट है डाक सेवक। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक विल इंक्लूड ऑल फंक्शंस ऑफ सेल ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, डिलीवरी ऑफ मेल। मतलब इसका मेन काम होगा जो भी पोस्ट होगा, जो भी डाक होगी, उनको डिलीवर करना। तो ये 3 पोस्ट इसके अंदर रखी गई हैं। अब जान लेते हैं कि सैलरी कैसे कैसे मिलनी है। तो द टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस, TRCA, जो बीपीएम है, बीपीएम अभी अभी पढ़ा हमने, ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके लिए 12,000 रुपये
मिनिमम TRCA फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए 12,000 रुपये, और 5 घंटे के लिए 14,500 रुपये। मतलब वहां पे सिर्फ 4 घंटे या 5 घंटे काम करना होगा। ओके। असिस्टेंट BPM या डाक सेवक के लिए 10,000 और 12,000 रुपये। तो न्यूनतम एक एवरेज लगाया जाए तो 13,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी मिलनी है 4 से 5 घंटे के लिए। आगे जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ है। तो यहां पे लिखा गया है 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपल्सरी ऑफ और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो यहां पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश 10वीं में होना जरूरी है। कंपल्सरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। मतलब 10वीं में लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। ये लोकल लैंग्वेज क्या होती है, देखिए उत्तराखंड की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो 10वीं में हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो 3 सब्जेक्ट जरूरी हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है नेम्स ऑफ सर्कल एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट्स। तो यहाँ पे उत्तराखंड मेंशन है और उत्तराखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बताई गई है। ये आगे बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, तो इस आर्टिकल को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा देता हूं। इसमें लिखा गया है कि 60 दिन का मतलब 2 महीने का कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज, बोर्ड्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो कहीं से भी आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, बस वो वैलिड हो। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि अगर 10वीं में या 12वीं में या ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है तो आपको इस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हमारे पास 12th क्लास में या 10th क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट है, या BSc IT किया हुआ है, BSc CS किया हुआ है या BTech किया हुआ है, उनके लिए ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। Knowledge of cycle. Knowledge of cycle is prerequisite condition for all GDS post। यानी कि 3rd कैटेगरी जो थी ग्रामीण डाक सेवक, उसके लिए साइकिलिंग जरूरी है। आगे लिखा गया है अगर मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना आता है तो वो साइकिलिंग के नॉलेज में ही इंक्लूड होगा। फीस के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि अनरिजर्व्ड OBC EWS मेल को 100 रुपये फीस पड़ेगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट और ऑल SC ST कैटेगरी इंक्लूडिंग PWD के लिए फीस एग्जम्प्टेड होगी, फीस माफ होगी। साथियों अब ये भी जान लेते हैं कि सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो ये पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, only marks obtained in 10th standard of approved boards aggregate to percentage। यानी कि 10वीं के जितने मार्क्स आएंगे उन्हीं के बेसिस पे सिलेक्शन मिलेगा। उससे ज़्यादा कितना पढ़ा हुआ है, कोई BSc है, कोई MSc है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होगा। सिर्फ 10वीं में कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे यहाँ पे मेरिट बनेगी। इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 5th पॉइंट में कि अगर मेरिट में मार्क्स सेम होते हैं तो उसके लिए जो प्रायोरिटी होगी वो ये होगी, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी सभी की, हायर एज एज मेरिट यानी कि बड़ी एज वाला मेरिट में पहले आएगा। उसके बाद ये भी सेम हो जाता है तो ST फीमेल पहले रखा जाएगा, देन SC फीमेल, then OBC female, EWS female, UR female, then ST male, SC male, OBC male, EWS male और लास्ट में UR male रखा जाएगा। हमें जो फॉर्म भरना होगा वो इस लिंक में जाके भरना है। मैं भी आपको बता भी दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो साथियों इस नोटिफिकेशन से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि हमें ये फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। आपको एक बात अपनी सोच अपनी समझ से बता दूं कि 10वीं की मेरिट के बेस पे ही सिलेक्शन होना है।
अगर कोई 2002 से या 2000 से पहले का 10वीं पास है तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगी सिलेक्शन लेने में। वो क्यों? क्योंकि 2002 से पहले जो है 60% लाना भी बहुत मुश्किल होया करता था, बहुत मुश्किल था। 60% आ गया तो बहुत होशियार माना जाता था। लेकिन 2000, 2005, 7, 8, 2010 तक आते आते ये क्राइटेरिया बहुत लूज हो गया, यानी कि सीबीएसई, आईसीएसई में परसेंटेज बिल्कुल इजीली बंटने शुरू हो गए। 70, 80%, 82, 85% लाना भी बिल्कुल आसान हो गया था। मैं ऐसा नहीं कहता हर किसी के आ जाएंगे, लेकिन आपको बता दूं पहले होम बोर्ड होया करता था तो अपने अपने स्टूडेंट को सब जानते थे टीचर, उनको मार्क्स रख दिए जाते थे, तो वहाँ पे मार्क्स बंटना बिल्कुल आसान रहता था। तो 70-75% अगर उन बच्चों के आ गए तो पहले सिलेक्शन उन्हें मिलेगा। जो 2002 से पहले वाले कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। हालांकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप फॉर्म ना भरें, आप बिल्कुल फॉर्म भरें, बाकी किस्मत है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एग्ज़ाम होना है नहीं। और वैसे भी इंगेजमेंट सिर्फ 5 घंटे 4 घंटे के लिए है, तो उसके बाद अपना काम भी किया जा सकता है। तो बढ़िया पोस्ट है, आप ज़रूर अप्लाई करें। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। फिलहाल ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी लिंक ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन दिया है उसमें मेंशन है, और यहाँ पे आके हमें रजिस्ट्रेशन करना है। हालांकि मैं इसका पूरा प्रोसीजर आपको समझा दूंगा, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन पेमेंट करना है, दोनों क्राइटेरिया क्या क्या होंगे, लेकिन एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद हम ये बातें डिस्कस कर सकते हैं। बस इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप एक जनरल आइडिया ले लें इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।